जयपुर के पानीपेच पर स्थित पहला पंप हाउस म्यूजियम अपनी धरोहर को संजोए हुए है। इस म्यूजियम में देश की एक अनमोल धरोहर आज भी मौजूद है। म्यूजियम में देश का पहला इंजन मौजूद है। ये इंजन कोयले से बनाई गई भाप से चलता था और इसी इंजन के जरिए पूरे जयपुर में पानी की सप्लाई की जाती थी। ये इंजन भले ही विशालकाय है, लेकिन इस इंजन में कोई वेल्डिंग नहीं है। इस इंजन के स्ट्रक्चर की मजबूती इतनी है कि कोई भी इसको हिला नहीं सकता। 130 साल पहले जब बिजली नहीं थी तब भी शहर में पानी सप्लाई होता था। कैसे होता था हम बताते हैं आज आपको देश के पहले पंप म्यूजियम में। ये जो है एक भाप इंजन है, आप देख सकते हैं इस भाप इंजन का स्ट्रक्चर ये ईंटों से और लोहे से तैयार हुआ है। इसमें कोयले के जरिए भाप बनती थी, कोयले को इसके अंदर डाला जाता था और यहाँ से पूरी एक प्रक्रिया थी जिसके तहत 130 साल पहले जो है भाप का निर्माण होता था। जयपुर के पानीपेच पर स्थित पहला पंप हाउस म्यूजियम अपनी धरोहर को संजोए हुए है। इस म्यूजियम में देश की एक अनमोल धरोहर आज भी मौजूद है। म्यूजियम में देश का पहला इंजन मौजूद है। ये इंजन कोयले से बनाई गई भाप से चलता था और इसी इंजन के जरिए पूरे जयपुर में पानी की सप्लाई की जाती थी। ये इंजन भले ही विशालकाय है, लेकिन इस इंजन में कोई वेल्डिंग नहीं है। इस इंजन के स्ट्रक्चर की मजबूती इतनी है कि कोई भी इसको हिला नहीं सकता। 130 साल पहले जब बिजली नहीं थी तब भी शहर में पानी सप्लाई होता था। कैसे होता था हम बताते हैं आज आपको देश के पहले पंप म्यूजियम में। ये ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा फिर से लिए चलते हैं आपको जयपुर। सतीश पूनिया बोल रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। से हम सब लोग आगे बढ़ेंगे सिविल लाइंस फाटक की तरफ और अच्छे जोश के साथ, ऊर्जा के साथ इस कांग्रेस पार्टी को चेताने के लिए कि आंख खोल लो, कान खोल लो, नाक खोल लो। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अभी ये आंदोलन की अलग बेरोजगार नौजवानों के हक में जगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस तेरी कमर खुलेगी। चलिए, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी बोल रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। को देखते हुए पूर्वोत्तर राज्यों में जो चुनाव, उनको देखते हुए रेल परियोजनाओं के लिए राशि आवंटित की गई है। जबकि आप चाहे टोंक का ले लीजिए, चाहे बांसवाड़ा का ले लीजिए, राजस्थान में इस तरीके का कोई घोषणा इस बजट में नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर अभी चुनाव नहीं है, 2 साल के लगभग चुनाव में शेष है। आप समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइज कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये केंद्र का बजट है। किसान परेशान है इस केंद्र की गलत नीतियों से, 3 काले कानूनों से। तो ये उम्मीद कर रहे थे कि कृषि के क्षेत्र में ऑर्गेनाइज कृषि को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में कुछ न कुछ बजट मिलेगा। लेकिन अफसोस, जब बजट देखा तो केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए गंगा के किनारे इन्होंने ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ बजट आमंत्रित किया है, राजस्थान में नहीं किया है। मैं समझता हूं इतना निराशा करने वाला बजट कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। ये सोच रहे थे कि 8 साल हो गए, अब तो कम से कम आम किसान के लिए, आम व्यक्ति के लिए रोजगार देने के लिए कोई न कोई रोड मैप इस बजट के माध्यम से आएगा।
वो नहीं आया है। क्रिप्टो करेंसी 30% टैक्स क्या है, क्या नियम है, क्या उपनियम बनेंगे, किस प्रकार का विधान होगा, कोई कुछ नहीं कह सकता है। सेज की जगह नया कानून ला रहे हैं, वही उद्योगों के लिए, उद्योगपतियों के लिए सारा का सारा चीज है। तो जो युवा नौकरियों की आस लगाए बैठा था केंद्र के इस बजट से, उसको निराशा लगी है, हाथ में लगी है। महंगाई कम करने की दिशा में कितना देश उद्वेलित है। कांग्रेस पार्टी ने जन जागरण अभियान चलाया 31 दिसंबर तक, लेकिन आज के बजट में एक भी ऐसा बजट में वाचन नहीं हुआ केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से जिससे ये महंगाई इस देश में जो आसमान छू रही है, आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है, उसमें कोई कमी आएगी, ये इस प्रकार का विजन इस बजट के द्वारा नहीं दिखा गया है। अब न रोजगार है, न किसान मजबूत है, न गरीबों को राहत देने वाला है, न महिलाओं के लिए कोई दिशा दिखाने वाला है। केवल और केवल उद्योगपति, और वो भी चंद उद्योगपतियों को किस प्रकार से डिजिटल के माध्यम से उनको कोई न कोई रोजगार दिया जाए, उनको आमदनी कैसे दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े, इस दिशा में ये बजट दिया गया है। और राजस्थान के लिए तो मैं पुनः कहना चाहता हूं राजस्थान के लोगों की ओर से कि राजस्थान के लोगों को इतनी निराशा हुई है इस बजट से, क्योंकि एक फूटी कोड़ी केंद्र की सरकार ने, केंद्र के इस बजट ने 25 सांसद नहीं ले पाए, और 3-3 मंत्री होने के बावजूद भी किसी तरीके का कोई बजट से राहत या विकास की दिशा में कोई कदम, या रोजगार की दिशा में कोई कदम, या किसान के मजबूती का कोई कदम इस बजट से नहीं नजर आ रहा है। मेक इन इंडिया का नारा दे रहे हैं कि हमने मेक इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, सड़क, मेक इन इंडिया पूरा राजस्थान, पूरे देश में इंडिया को तो इंडिया के लोगों ने बनाया। कांग्रेस पार्टी और महापुरुषों ने अपने प्राण न्योछावर करके, अपने आप को बलिदान करके इंडिया को बनाया है। ये केवल नारे देते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ करके अपने बयान दे देते हैं, भाषण दे देते हैं, लोगों से दिखावे में मन की बात कर लेते हैं, बाकी इनके पास में कोई विजन नहीं है। हिंदुस्तान बनाने वाले लोग, हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग हैं जो बहुत आशा और उम्मीद के साथ में उन्होंने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री 8 साल पहले चुना था, दोबारा भी मौका मिल गया। लेकिन आज देश किसी भी तरीके से मजबूती की दिशा में इनका कोई काम नहीं है। इनकी विदेश नीति फेल है, इनकी कृषि नीति फेल है, इनके रोजगार देने की नीतियां फेल है। पूरी तरीके से छिन्न भिन्न करने वाला और एक हिटलरशाही का शासन देने वाला और चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा देने वाली ये सरकार है, उसी दिशा में चल रही है और उसी दिशा में ये आज का बजट है। किसानों को साथ पाएंगे, जिस तरीके की कुछ घोषणाएं की है किसानों को तो नहीं साध पाएंगे, न साधा है, न उनका केंद्र बिंदु है किसान। उनका केवल और केवल चुनाव पे फोकस है। आप समझ सकते हो कि जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों की हत्या कर दी गई गाड़ी चढ़ा करके और प्रमाणित हो गए आरोप, वो पुलिस जेल में है, उसके बावजूद देश का गृह राज्य मंत्री के पद के ऊपर बैठा हुआ है, तो ये किसानों की लिए इनकी सोच भी दर्शित कर दी है और जो कुशासन है वो भी इनसे प्रदर्शित हो रहा है। आम आदमी से, किसान से, छोटे व्यापारी से, गरीब से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना चंद उद्योगपति मित्र जो स्क्रिप्ट लिख के देते हैं कि हमको इस तरीके का बजट चाहिए, इस तरीके की योजनाएं चाहिए, इस तरीके से हमारा फायदा हो सकता है, वो चाहिए, वो चीजें ये करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। केंद्र का आ गया सर, स्टेट की बारी है, तो स्टेट पिछला बजट आपने देखा, कोरोना होते हुए भी राज्य सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया था और बजट देने के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ था। आज जो मार्च तक पैसा बुक होता है, खर्चा होता है, वो दिसंबर से पहले 90% के लगभग बजट का खर्चा हो गया। तो आप समझ सकते हो
कि राज्य सरकार की मंशा ठीक है, शानदार बजट था और पहली बार राजस्थान में किसानों की कल्याण के लिए, किसानों की मजबूती के लिए, गरीब की मजबूती के लिए कृषि का अलग से बजट आएगा और जो आम बजट आएगा वो भी राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने वाला, लोगों को खुशहाल रखने वाला, हर वर्ग को साथ करके और आने वाला है। राजस्थान में ये जेपी आज मुख्यमंत्री का घेराव कर रही है, मतलब ये जो बजट आपकी आज को पीआरओ वो पाँच वो पहले मीटिंग कर लेते जो बजट है, तो जैसे आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हो गया, नहीं एक बार बैठ गए, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पीसीसी की ओर से क्या सुझाव राज्य के बजट को लेकर आपने सीएम को दिए? बिल्कुल, देखिए हमने सबसे राय भी ली है और जल्दी हम लोग एक वर्चुअल पीसीसी, एआईसीसी मेंबर्स और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के साथ में हर मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और बजट से पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग बजट के लिए सुझाव प्रस्तुत करेंगे और मैं समझता हूं, उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री जो बजट पेश करेंगे उसमें कांग्रेस और आम लोगों की जो जन भावना कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी जाएगी, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनकी तरफ से जो दी जाएगी उसको पूरी तरीके से। चलिए ठीक है, हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार। डॉक्टर पीएस वोहरा जी अर्थशास्त्री हैं। सर मैं आपके पास आ रहा हूँ अब, किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं? हालांकि कांग्रेस और बीजेपी से तो देखिए सर बात करेंगे तो बीजेपी अभी तो सिर्फ कशीदे ही गढ़ेगी बजट में और कांग्रेस कमियां निकालेगी चुन चुन कर। आप एक निष्पक्ष राय इस बजट को देखते हुए दे सकते हैं, किस तरह से इस बजट को आप देख रहे हैं? हर वर्ग को देखते हुए, किसान हो, सीनियर सिटीजन्स हो, महिलाएं हो, सैलरीड पर्सन्स हो, हर वर्ग को देखते हुए कितना इस बजट में शामिल किया गया है? जी नमस्कार, मेरा न्यूज 18 के दर्शकों को सबको नमस्कार। देखिए, जो आपने कहा कि एक इंडिविजुअल राय दूं तो मैं उसी को प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। ये जो बजट है, मेरा ये मानना है कि ये कोविड के बाद का पहला बजट है गवर्नमेंट का, क्योंकि कोविड की जो फर्स्ट वेव आई थी तब तक हमारे पास वैक्सीनेशन का इतना बड़ा डेटा नहीं था। वैक्सीनेशन सिर्फ हमने शुरू ही किया था और पिछले बजट को तो कोविड की सेकेंड वेव ने इफेक्ट कर दिया था, लेकिन आज 150 करोड़ का वैक्सीनेशन का डाटा हमारे पास में है, तो हम ये मान सकते हैं कि कोविड का ऑलमोस्ट इकोनॉमी पे अब फ्यूचर में इतना इफेक्ट नहीं रहेगा अगर कोई सीवियर चीज नहीं होती है तो। जैसा कि हमने थर्ड वेव में भी देख लिया, इतने बड़े लेवल पे लॉकडाउन नहीं लगा है, अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चालू है। तो कोविड के बाद का ये पहला बजट था और हर आदमी ने डेफिनेटली सरकार से आशा की थी कि इसमें वो इकोनॉमी की रिपेयर की जाएगी, अर्थव्यवस्था में जो पिछले साल 1.5 साल में जो प्रॉब्लम हुई उसकी रिपेयर होगी, रिकंस्ट्रक्शन होगा। तो वो जो रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन है वो सरकार ने उसके लिए एक दूरगामी सोच इस बजट से दी है। मतलब उस रिपेयर को आम आदमी को इमीडिएटली वो रिपेयर देखने को नहीं मिलेगी, यानी अर्थव्यवस्था में जो भी परिवर्तन सरकार करने जा रही है वो दूरगामी सोच रखी है। तो आम आदमी को तुरंत तो कोई फायदा नहीं हो रहा इस बजट से, लेकिन चूंकि एक दूरगामी सोच है और वो दूरगामी सोच से आम आदमी को ही बेनिफिट होगा। और मोटे तौर पे अगर मैं ये कहूं तो कल जो वित्त मंत्री जी ने कल इकोनॉमिक सर्वे जब प्रस्तुत किया था तो बहुत हद तक उस सर्वे से ही इस बजट की छाप दिख गई थी। अगर आपने देखा हो उस बजट में करंट वित्तीय वर्ष जो अब शुरू होने वाला है 22-23, उसके लिए 9-9.5% की ग्रोथ रेट उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। तो 9-9.5% की ग्रोथ रेट, जिसके थ्रू ये कहना कि विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं ये चीज का रिफ्लेक्शन दे रहा था कि ये बजट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही फोकस होगा। और आज जो बजट आया है उसमें ये दिखता भी है कि कंप्लीटली जो फोकस रहा है हमारी बजट का, हमारी गवर्नमेंट का, वो इंफ्रा डेवलपमेंट पे है। और दूसरा पक्ष जो देखने को मिला है वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी के पक्ष पे है। तो सरकार ने दो पक्ष पे ही मोटा तेर से काम किया, इंफ्रा के डेवलपमेंट पे और उस पे डिजिटल टेक्नोलॉजी पे। अब देखिए, सरकार ने अपने पूंजीगत खर्चे को 35% से बढ़ाया है, यानी करीब 7.6 लाख करोड़ की बात की है, और जो जीडीपी का करीब 6% के आसपास है, और 2019 के पूंजीगत खर्चे से दुगना हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब सरकार इतना पूंजीगत खर्चा कर रही है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अब आपको कुछ अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा, फैक्ट्रीज लगेंगी, नई इंडस्ट्रीज लगेंगी। क्रिप्टो की बात की जाए, 2020 में क्रिप्टो मार्केट की 641% ग्रोथ हुई।
क्या इसको रेगुलराइज करने की जरूरत नहीं समझी, इससे टैक्स लेने का रास्ता खोज लिया गया? क्या ये माना जाए अब क्रिप्टो लीगल हो गया है? देखिए, क्रिप्टो लीगल वाली बात नहीं है। एक बात आप समझिएगा कि क्रिप्टो एक आम आदमी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत हद तक जो इस पे टैक्स लगाया है वो एक मैसेज दे दिया है कि ये जो इनकम है, जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में जो इसमें क्रिप्टो में जो पैसा लग रहा था, वो हमारी अर्थव्यवस्था में वो पैसा नहीं आ रहा था। वो पैसा जो है कहीं ना कहीं इससे बाहर जा रहा था। तो सरकार ने उस पर टैक्स लगा के एक अच्छा कदम उठाया है कहीं ना कहीं। और दूसरा, उस इनकम को रेगुलराइज करने का पैटर्न, जब आम आदमी उसमें इन्वेस्ट करता ही नहीं है, ये बड़े लोगों का तरीका है पैसे को डबल करने का, कमाने का। तो लेकिन मेरे हिसाब से तो सरकार का एक राइट स्टेप है कहीं ना कहीं, उससे टैक्सेशन आम आदमी के लिए क्या है इसमें? उससे आय बढ़ेगी। हाँ जी, आम आदमी के लिए क्या है इसमें? मैं टैक्स देता हूं, मेरे लिए क्या है? आम आदमी के लिए आशा है सर, आम आदमी के लिए उसका भविष्य अच्छा है। जब आप इतना बड़ा कैपिटल कॉस्ट अपना एक्सपेंसेस कर रहे हो तो उसका फायदा आम आदमी को ही मिलने वाला है। अच्छा, और ये डिजिटल रुपये आरबीआई का, इससे आने वाले दिनों में क्या इसका बेनिफिट दिखाई देगा? देखिए, डिजिटल, आप देखिए नोटबंदी के बाद से लेके आज तक, अगर नोटबंदी का जो इन्होंने जो रिजल्ट चाहा था गवर्नमेंट ने, वो तो नहीं मिला। लेकिन एक बात तो डेफिनेटली हुई है कि आम आदमी में डिजिटल पेमेंट का ट्रेंड बढ़ा है। और हमने लॉकडाउन में भी देखा है, जब हम कर्फ्यू में थे तो हमने अपने उसका बेनिफिट हमने उठाया है। तो आज अगर आरबीआई डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस कर रही है तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का इस हमारे एक समाज में करप्शन को खत्म करने में हम टेक्नोलॉजी को सही ढंग से यूज कर सकते हैं। जैसा कि अनाउंसमेंट हुआ है कि 2023 मार्च तक जो है आरबीआई डिजिटल करेंसी लेके आएगी। हमें इसका एक फेवरेबल पक्ष देखना चाहिए। मैं इस चीज को एक अच्छा स्टेप मानता हूं कि गवर्नमेंट ने एक मूवमेंट लिया है कि हम डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। कहीं ना कहीं जो ब्लैक मनी है या जो पैसा है उसका सही तरीके से वो इकोनॉमी में मूवमेंट करेगा। ठीक है सुरेश गर्ग जी, मिडिल क्लास को काफ़ी उम्मीदें रहती हैं बजट से, और इस बार भी उम्मीदें थी हर बार की तरह, लेकिन इस बार भी मिडिल क्लास को मायूसी हाथ लगी। और अब तो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ कॉरपोरेट जगत के लिए बजट पेश किया गया। ऐसा है क्या? देखिए सुमित जी, ऐसा कुछ नहीं है। मिडिल क्लास को रोजगार के अवसर प्रोवाइड किए जाएंगे। जब आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया के तहत जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल लगेगी तो 60 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। जब डिफेंस के अंदर हम 68% भारतीय उपकरण परचेज करेंगे तो इंडिया के अंदर उसका विकास होगा और इंडिया के अंदर रोजगार के अवसर बनेंगे। तो वो सब चीज़ें मिडिल क्लास के लिए है। आप देखिए कि हम 80 लाख नए मकान बना के देंगे। अगर 80 लाख मकान नए मिडिल क्लास या गरीबी रेखा से नीचे लोगों उनको 80 लाख मकान बना के दे रहे हैं। हर घर जल मिशन जो है उसके अंदर जो 6 करोड़ 80 लाख घर जो नल यो हर घर के अंदर पहुंचाए थे, उसको बढ़ा करके हमने 5 करोड़ 80 लाख हर घर के अंदर जल पहुंचाने का लक्ष्य हो रखा। 60,000 करोड़ रुपए का उसके अंदर प्रोविजन किया गया है। अब 2023 वर्ष हमने मोटा अनाज वर्ष के नाम से घोषित किया गया है कि हमने किसानों को समर्पित वर्ष घोषित किया गया है कि किसानों को एमएसपी पे खरीद हमने बहुत 2,70,000 करोड़ रुपए की किसानों से एमएसपी पे खरीद उनके डायरेक्ट खाते के अंदर पैसा ट्रांसफर होगा। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम जो 3 लाख करोड़ रुपए की थी उसको 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। और आप ये देखिए कि बैटरी स्वीपिंग का भी एक प्रावधान किया है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चौधरी साहब आप कह रहे हैं रोजगार के लिए नहीं किया गया कुछ भी इसमें, लेकिन देखिए नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। अब अगर किसी चीज का निर्माण होता है तो उससे रोजगार तो सृजित होते ही है ना सर। 25,000 किलोमीटर तक का दायरा बढ़ाया जाएगा नेशनल हाईवे नेटवर्क का, तो इससे रोजगार तो सृजित होंगे ना। बहुत अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है जब आप चैनल पे बैठ के ऐसी बातें करते हैं। लेकिन आम आदमी जो गरीब, जो इस हिंदुस्तान की जो 100 करोड़ आबादी जो अपनी डायरेक्ट इसके अंदर देखती है और आंकड़ों के मोह जाल के अंदर फंसा के, निश्चित रूप से अर्थशास्त्री ने जो बातें कही, मैं आपकी बात का एक जवाब पूछना चाहता हूँ। सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया योजना लॉन्च की गई थी, सितंबर 2014 में। 2018 के अंदर CMIE का जो डाटा था वो उन्होंने कहा 2% से बढ़ के बेरोजगार की दर 4% हुई है। और वो जो बेरोजगार की दर थी आजाद भारत के अंदर, लेकिन आप 45 साल के अंदर, देखिए आप बोलने तो दीजिए सुमित जी, आप बोलने नहीं देंगे। ठीक है, ये बीजेपी का प्रोटेस्ट, रीड पेपर लीक मामले पर बीजेपी हमलावर है। और ये देखिए बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, सरकार पर
जमकर बरसे सतीश पूनिया। बीजेपी कार्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। रीट पेपर लीक मामले पर अब बीजेपी सरकार पर हमलावर। रीट परीक्षा रद्द करने की मांग कर रही है बीजेपी और बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे हैं बीजेपी कार्यालय पर। सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर जबानी तीर छोड़े और अब रीट को लेकर राजनीति चरम पर। ये बीजेपी कार्यकर्ता, ये तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। बीजेपी मुख्यालय पर ये तमाम कार्यकर्ता जुटे। सतीश पूनिया ने संबोधित किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सरकार पर जमकर निशाना साधा। सतीश पूनिया ने जिम्मेदारी लेने की बात कही। कहा रीट का पेपर लीक होता है और कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अब बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा जयपुर में। ये तस्वीरें, रीट को लेकर राजनीति अब चरम पर है। बीजेपी सवाल पूछ रही है सरकार से, सवाल पूछ रही है कि क्यों नहीं इस पेपर को रद्द करवाया जाए। सवाल पूछ रही है कि क्यों नहीं इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाती है। क्या दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है? सवाल पूछ रहे हैं सतीश पूनिया। और इसके बाद ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा प्रदर्शन के दौरान। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जयपुर से। रीट का पेपर लीक हुआ, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की जा रही है। बाबूलाल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, क्या चल रहा है वहां पर? हेलो जी बाबूलाल। हेलो बाबूलाल, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? आवाज सुन रहा हूँ मैं आपकी। और इस वक्त जो बीजेपी का जो विरोध प्रदर्शन है वो लाइन फाटक तक पहुंच गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, लेकिन सतीश पूनिया सिविल लाइन के पास बने हुए बैरिकेड पर पहुंच गए और हाथ में उन्होंने बीजेपी का पतन थामा हुआ है। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनकी धक्का मुक्की हो रही, पुलिस से जोर आजमाइश हो रहे हैं, वो आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ये 3 टायर सिक्योरिटी यहाँ पर बीजेपी पुलिस ने तैनात करी थी, लेकिन पहले जो राजभवन जो राजमहल होटल के चौराहे पर पुलिस ने की जो व्यवस्था बनाई हुई थी, वहां से बैरिकेड तोड़ के बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़े। अब लाइन फाटक पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और नारे लगा रहे हैं सरकार के विरोध में। रीट भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कई जगह धक्का मुक्की यहाँ पर हुई पुलिस के साथ में। पुलिस फिलहाल संयम बरत रही है और वो फिलहाल लाठीचार्ज करने से बच रही है, लेकिन बहुत जोर आ रहा है पुलिस को कि वो कब तक ये चीजें बर्दाश्त करती रहेंगी, क्योंकि बैरिकेड के ऊपर तक चढ़ गए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और बहुत ही गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और कुछ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है इस का नेतृत्व कर रहे हैं। तो जो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें गुस्सा है और वो अभ्यर्थियों के जरिए अपनी ओर से इस मांग को बुलंद कर रहे हैं कि अन्याय हुआ है प्रदेश में। रीट भर्ती में जितने भी अभ्यर्थी थे लाखों, उनके साथ में, तो इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए और इसकी सीबीआई जांच की मांग वो लोग कर रहे हैं। सतीश पूनिया बैरिकेड के दूसरी तरफ चले गए हैं फिलहाल, लेकिन सरकार बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हाँ, लेकिन अशोक गहलोत इंडिकेट कर चुके हैं, मुख्यमंत्री खुद इंडिकेशन दे चुके हैं कि रद्द नहीं होगी परीक्षा और जांच की जा रही है। एसओजी जांच कर रही है पूरे मामले की। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर, अरे सॉरी सर, अरे ओ भैया बाबूलाल, ये तमाम लोग सिविल लाइन फाटक पर हैं इस वक्त? बाबूलाल,
वहाँ देखिए हंगामा बहुत ज़बरदस्त हो रहा है इस वक्त पर और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। सिविल लाइन फाटक पर बाबूलाल मेरे सहयोगी अभी बता रहे थे, सिविल लाइन फाटक पर ये तमाम लोग पहुंचे हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सिविल लाइन फाटक तक पहुंच गए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।